नमस्कार। आपदा और उसके समाधान के इस खास कार्यक्रम आपदा का सामना के एक और खास अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कृतिका। आपदाओं की बात करें तो ये प्राकृतिक और हो या फिर मानव निर्मित, आपदा का सामना तो हमें करना ही है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी, ऐसा हम सभी मानते भी हैं। आपने इससे पहले एनडीआरएफ, एनडीएमए और एनआईडीएम और साथ ही कई और राज्यों की आपदा प्रबंधन की जो संस्थाएं हैं उनका नाम सुना होगा और इन सभी की बहुत बड़ी भूमिका भी है। लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा बढ़कर भूमिका अगर किसी की है तो वो है वहां मौजूद स्थानीय लोगों की, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और निभाते हुए अक्सर नजर भी आते हैं। अब ऐसे कई सारे उदाहरण आज हम सभी के सामने हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति जागरूक हो कि आपदा के समय उसे क्या करना है, कैसे आपदा से निपटना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं ये खास अंक, जिसमें हम जानेंगे कि आपदा से निपटने के तरीके, आपदा के बाद कैसे पीड़ितों की मदद की जाए और आपदाओं के दौरान और उसके बाद स्थानीय लोग इस पूरी प्रक्रिया को क्या कुछ अपनाएं। आज अपने इस खास अंक में आज इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ में कुणाल सत्यार्थी जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त सचिव हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही को फाउंडर तान्या ग्रुप के एलिया जाफर हमारे साथ मौजूद है। एलिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में प्रोफेसर संतोष कुमार जी हैं, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट से हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा से आए हैं। बच्चों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास अंक में। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शुरुआती सवाल लेते हैं कुणाल सत्यार्थी जी से। कुणाल सर, जिस तरीके से आपदाओं की हम बात करते हैं तो आपदाओं के लिए हमें क्या कुछ महत्व होता है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सामुदायिक आपदा को लेकर के कि हमारी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आपका आज का शीर्षक है और टॉपिक है सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन, बहुत ज़रूरी है। और इसमें ऐसा कहना चाहता हूँ कि चाहे देश में एनडीएमए का नाम लिया आपने, एनडीआरएफ का नाम लिया, एनआईडीएम का नाम लिया, ये सारी संस्थाएं हैं, बट बहुत बड़ा देश है हमारा। और इतने बड़े देश में कोई भी आपदा हो जाए तो कोई रिस्पांस करना हो, वहाँ तक पहुँचना हो, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दूर का इलाका है, तो वहाँ तक पहुँचना, लोगों की जान माल को बचाना, उनकी प्रॉपर्टी को बचाना एक बड़ा मुश्किल काम है जी। और सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है जितना जल्दी पहुँच सकती है, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लोकल पुलिस है, वो उनकी ट्रेनिंग भी हो रही है। बट बहुत ज़्यादा अहम है कि वहाँ के जो लोकल समुदाय है, दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी इलाकों में बहुत दूर है, आप सुन रहे होंगे फ्लड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं अगर वो सक्षम होंगे उस आपदा से निपटने के लिए, तो ही आपदा का असली मायने में प्रबंधन हो सकता है जी। तो इसलिए हमारी बहुत ज़रूरी है इस बात में, काफ़ी सारे कार्यक्रम भी चला रही है सरकार, बट बहुत ज़रूरी है कि लोकल समुदाय के लोग, लोकल बच्चे, युवक मंडल के लोग, महिला मंडल के लोग, लोकल प्रधान, पंचायत, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, वो सब उसमें मिलकर साथ दें। तो इसी पे सारा ये जो सामुदायिक प्रबंधन है वो बड़ा ज़रूरी है इसके बारे में जी। इलिया जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से, क्योंकि आप तान्या ग्रुप के को फाउंडर भी हैं, तो ऐसे में जो प्राइवेट संस्थान है उनकी क्या कुछ भूमिका रहती है, क्या कुछ महत्व है उनका? अगर किसी प्रकार से कोई आपदा आ जाती है तो किस प्रकार की भूमिका निभाते हुए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नजर आते हैं? मेरे ख्याल से गैर सरकारी संस्थाएं जो हैं या फिर स्वयंसेवी संस्थाएं, इनका एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। एक तो आपदा आने से पहले पूर्व तैयारी में जी, क्योंकि पूर्व तैयारी के समय में यदि आप क्षमता का निर्माण करते हैं लोगों के लिए वहाँ के, क्योंकि वही होते हैं जो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर जिन्हें हम कहते हैं, वो किसी भी आपदा के समय में सबसे पहले आपस में समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। तो पूर्व तैयारी के समय में चिन्हित करना कि कौन लोग अति संवेदनशील हैं, कौन लोग हैं जिनमें क्षमताएं हैं, क्या साधन है, संसाधन है उन लोगों के पास उस क्षेत्र में, ये होता है। और उसके बाद आपदा आने के बाद आंकलन करना कि कितना नुकसान हुआ है, किसको, राहत कार्य में शामिल होना, और उसके बाद राहत कार्य के बाद भी एक पुनर्निर्माण की जो एक काफी समय तक चलती है आपदा आने के बाद प्रक्रिया, तो उसमें भी काफी एक अहम भूमिका रहती है ऐसी संस्थाओं की जी। प्रोफेसर जी, जिस तरीके से देखा जाए तो ऐसी आपदाएं तो अचानक से आती हैं और उनसे निपटना बहुत एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चुनौतियां रहती हैं उस आपदा के बाद में?
देखिए, ये अगर आप देखें 1730 की एक छोटी सी घटना है जी। और जो बड़ा व्यापक रूप हुआ, जो खेजड़ी मूवमेंट के रूप में जाना जाता है पूरे देश में। कुणाल जी जानते होंगे, फॉरेस्टर हैं। जब वहाँ पे एक इस तरह की वो मानव निर्मित जो एक प्रकरण हुआ, उसमें राजा ने कहा कि हमें लकड़ी चाहिए और लकड़ी को काट कर लाओ। वहाँ पे जो जोधपुर के पास जो जगह है, वहाँ पे जब वहाँ गए पहुँचे पुलिस, और उन लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया, तो उसमें महिलाओं ने विरोध किया और उसमें करीब 323 और 40 लोगों ने अपनी जान गंवाई पेड़ से चिपक के। वो पहला हमारा चिपको मूवमेंट था। तो कम्युनिटी जो बात होती है, तो कम्युनिटी का सबसे पहला इंगेजमेंट ये होता है कि उनको उस जगह से लगाव है। बिल्कुल। दूसरा, उनसे होने वाले कोई भी नुकसान है उसके लिए वो सबसे पहले आगे आना चाहते हैं और आते हैं। तो उनका एक कमिटमेंट है और दूसरा उसकी जगह की पहचान है, समझ है। तो इसलिए जो ऐसी परिस्थिति जहाँ बनती आपदाओं का रोज वो इंटरफेस कर रहे हैं, लोकल लेवल पे जो रिस्क है उसको, तो उसके हिसाब से उनके, अगर जो कह रही हैं अभी आलिया जी भी ने कहा कि हम क्षमता का निर्माण करते हैं, तो इस तरह की जो आपदाएं हैं वो अपनी समस्याओं से तो जूझते ही हैं, लेकिन उस तरह से जो संस्थाएं हैं, एनडीएमए, एनआईडीएम, एसडीआरएफ, स्टेट गवर्नमेंट, सारी चीज उन लग के अगर उनका क्षमता का विकास करते हैं तो अपने प्रॉब्लम्स को और अच्छे तरीके से, जो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि जान और माल दोनों की क्षति कम हो, बिल्कुल, बल्कि शून्य हो, और उसमें जो इनकी जो अपना पूरा जो जोश है और समझ है, वो दोनों के इस प्रबंधन में जो कम्युनिटी लेड कहते हैं, कम्युनिटी के द्वारा, तो कम्युनिटी के द्वारा जब ये काम करेंगे तो आसपास में लोग, कोई भी संस्थाएं बाद में आती हैं। और सर्वप्रथम जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं आपदा क्षेत्र में, और वहाँ पे अगर आहत होते हैं, तो सबसे पहले वो लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रकरण दे रहा हूँ कि हर घर में कुछ ना कुछ रिस्क है और हर घर में क्षमता का विकास चाहिए। तो हर घर जोखिम और हर घर क्षमता, अगर इस उद्देश्य से चले तो कम्युनिटी के पास अगर ये पूरी चीज़ें पहुंच जाती हैं जो एक व्यवस्थित रूप से, जो संस्थाओं के द्वारा, तो निश्चित रूप से जान और माल दोनों की क्षति कम होगी, क्योंकि कम्युनिटी ऑलरेडी कर रही है, लेकिन हमें थोड़ा सा सहयोग देने की आवश्यकता है। कुणाल सर, अगर देखा जाए तो इस पूरे जिस तरीके से आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपदाओं से निपटने के लिए एनडीएमए की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए, क्या कुछ पहल की गई है अभी तक? एनडीएमए की तरफ से जो बताना चाहूँगा, सबसे जो बड़ा अधिनियम है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें 3-4 धाराओं में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट अगर देश में करना है तो लोगों के साथ करना है। इट हैज़ टू बी पीपल सेंटर्ड। एनडीएमए ने नेशनल पॉलिसी बनाया डिजास्टर मैनेजमेंट का 2009 में। उसमें भी इसका वर्णन है कि सामुदायिक तरीके से ही आप आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का, उसमें भी बड़ा एम्फेसिस है इसके बारे में। तो सारे जो अधिनियम्स हैं, कानून हैं, प्लान्स हैं, सब में लिखा हुआ है कि आप समुदाय को साथ लेके चलेंगे। बट ये तो कहने की बात हो गई, किताबों में लिखी बात हो गई। बट अभी 28 सितंबर 2021 को माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, जो आप पीछे चलचित्र में दिख भी रहा है जी। इसको बोलते हैं आपदा मित्र योजना। और इसमें ये टारगेट दिया गया कि पूरे देश में 350 जिला, जो ज़्यादा जहाँ पे आपदा होती है, 750 जिलों में से 350 जिलों को चुना गया। और वहाँ पे टारगेट है कि हम 1 लाख युवक को आपदा मित्र वॉलंटियर ग्रुप में ट्रेन करेंगे जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है प्रोग्राम, और बच्चे निकल के आ रहे हैं, चाहे बालासोर की ट्रेन एक्सीडेंट हो, चाहे अभी आज आसाम और मेघालय में फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड और फ्लड की सिचुएशन है, तो ये बच्चे निकल के आ रहे हैं। और इन बच्चों के लिए बताया गया कि इनको 12 दिन का बड़ा रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है आपदाओं के लिए, अपने इलाकों के आपदाओं के लिए जी। और एक पूरी किट दी जाती है व्यवस्था के रूप में। एक टी-शर्ट है, उनका ड्रेस है जो दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, बिकॉज ऐसे बच्चे ही सबसे पहले पहुंचते हैं और इनको लोकल भाषा का पता होता है। जो हमारी फोर्सेस जाती हैं उनको कोई और लैंग्वेज पता होता है, इनको लोकल भाषा का पता है, इनको लोकल लोगों का पता है, गांव में कौन है, पंचायत प्रधान कौन है, कौन से परिवार हैं, लोकल टोपोग्राफी का पता है, लोकल ज्योग्राफी का पता है, लोकल आपदाओं का पता है। वहाँ पे लैंडस्लाइड होता है तो उनको लैंडस्लाइड का पता है जी। सो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें 1 लाख लोगों को, 1 लाख से बताते हुए खुशी हो रही है, करीब 85,000 बच्चों की ट्रेनिंग हो गई है जी। और ये आज फील्ड में अपना काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं जी। क्योंकि वॉलंटियर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, साथ में कंधा से कंधा मिला के हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ हर आपदा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आपदा मित्र प्रोग्राम, और इसको बड़ा करने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं एनसीसी से, एनएसएस से जी, नेहरू युवा केंद्र से, भारत स्काउट्स गाइड से, उनके वॉलंटियर की प्रोग्राम है, हर स्कूल में, हर कॉलेज में मौजूद है। तो हर बच्चा, हर युवक ही क्यों, हर नागरिक को इस देश में आपदा मित्र वॉलंटियर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
जी इलिया जी, जिस तरीके से देखा जाए आज के टाइम में और खासतौर पर कोविड के बाद में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर चलता है, तो ऐसे में आपदाओं से निपटने में सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी का कितना सपोर्ट हमें मिल रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी की 10 सूत्रीय एजेंडा जो है उसमें भी उनका 7वां पॉइंट वही था कि कैसे हम आपदा के जोखिम को न्यूनीकरण करने के लिए सोशल मीडिया या फिर मोबाइल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो आज के समय में यदि पूर्व चेतावनी की बात करते हैं, किसी भी तरह की आपदा आने वाली उसका अलर्ट या अर्ली वार्निंग की बात करते हैं, तो उसमें सोशल मीडिया व्हाट्सएप के थ्रू कुछ नुकसान भी हैं क्योंकि रूमर्स कई बार फैलते हैं, पर फायदे अगर हम करना चाहें तो एक बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से लोगों तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है। जो समुदाय के लेवल पे प्लान्स बने हैं उसमें कई टास्क फोर्सेस बनते हैं, जैसे कि खोज और बचाव की टास्क फोर्स, या फिर जो चिन्हित लोग हैं, गर्भवती महिलाएं या स्तनपान करने वाली महिलाएं, दिव्यांगजन या एल्डरली पीपल, तो उन लोगों को कैसे एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, तो टास्क फोर्सेस को जल्दी से जल्दी उनको मोबिलाइज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी में ड्रोन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है आजकल कि जिससे हम आंकलन बहुत जल्दी कर सकते हैं। उन जगहों में जो कि हम पहुंच नहीं सकते वहां ड्रोन के थ्रू हम पता कर सकते हैं, और असेसमेंट भी बहुत फास्ट हो गया है। जैसे कोबो कलेक्ट गूगल फॉर्म के थ्रू फील्ड में जाते ही तुरंत इंफॉर्मेशन एक जगह पे आती है जिसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो काफी अहम रोल अब एक टेक्नोलॉजी का आया है। जी चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा तो लगातार चलती ही रहेगी कि आपदाओं से कैसे निपटा जाए, और सवाल जो है हमारे जो साथ जो छात्र मौजूद है, जो छात्राएं मौजूद है, वो भी अपने सवाल लेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए आपदा का सामना। ब्रेक से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। अधिक जानकारी और नामांकन भरने हेतु awards.gov.in पर या ndma.gov.in पर लॉगिन करें। पेड़ों पाको झरने का पानी भी बंद, लैंडस्लाइड होने के लक्षण। अरे सब लोग इकट्ठे हो। क्या खबर है डाग बाबू? खबर कुछ ठीक नहीं है काका, लैंडस्लाइड होने का खतरा है। अरे किसी सुरक्षित स्थान पर चलना पड़ेगा। ऐसे कैसे घर बार छोड़ दे? अरे घर की चिंता छोड़ो, जल्दी से अपना सेफ्टी किट और जरूरी कागजात लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचो। लैंडस्लाइड हुआ था और इसके दोबारा आने के आसार हैं। आपके हित में तत्पर NDMA। Floods cause a lot of damage and destruction. You should stay prepared to deal with its after effects. Consider the following points. Do not eat food that has been in contact with flood water, as this may cause diseases. Eat freshly cooked or dry food. Drink only boiled or chlorinated water. If the water pipes and sewers are broken, then don't use taps and toilets. Keep your surroundings clean. Do not let children play in flood water. Do not use broken electrical switches. It can be fatal. Beware of electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास अंक में। और अब सीधा रुक करते हैं बच्चों का, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से आए, ग्रेटर नोएडा से। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, उसको लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे गेस्ट से ले सकते हैं। मेरा नाम पवित्रा बर्मन है, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे देश में असम और बिहार जैसे क्षेत्रों में हर साल बाढ़ आती है, तो हम अब छात्र छात्राएं अपने स्तर पर कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं? कुणाल सर। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है पवित्रा आपका। अभी तो आप रियलिस्टिक सवाल है, बिकॉज आज की डेट में असम और मेघालय में फ्लड है, बिल्कुल बारिश बहुत हो रही है। और जैसा मैंने पहले बोला, जो बाढ़ की प्रक्रिया है इन राज्यों में बहुत सालों से, आज से नहीं, अतीत साल से चलता है। डैमेज ज़्यादा होने लगा है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसा मैडम बता रही थी पहले, कि जो गोल्डन आवर होता है 6 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे,
इसको गोल्डन आवर बोलते हैं। तो अगर आपदा मित्र का प्रोग्राम हो या सामुदायिक दृष्टिकोण हो इसके बारे में, तो उस गोल्डन आवर में लाइफ तो बचा ही सकते हैं आप जी। प्रॉपर्टी नहीं बचा सकते हैं, मानिए बिल्डिंग का नुकसान हो गया, ब्रिज टूट गया या सड़क टूट गया, बट लाइफ को बचाना बहुत ज़रूरी है। बाद में बॉडीज़ निकालने से बेहतर है कि लोकल लोग, लोकल आपदा मित्र वॉलंटियर है, लोकल लोग उसको मतलब उस समय उस पर काम कर सकें, पहला जी। दूसरा कि आपको जो हमारे वॉलंटियर्स अभी आसाम में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं रेस्क्यू में, रिलीफ में, शुरुआत में लोगों को सामान निकाल के घर से बाहर ले आना है, नाव में डालना है, नाव से बाहर निकालना है, उसमें बहुत काम कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग हैंडीकैप्ड हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सब की मदद बहुत ज़रूरी है। आपदा के समय ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आपका यूथ का, आपने पूछा यूथ क्या कर सकता है, यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अपने पूरे समुदाय को इकट्ठा करना, उनकी मदद करना, सही जानकारी उन तक पहुँचाना और उनको रेस्क्यू रिलीफ में शुरुआत में, प्रिपेयर्डनेस तो पहले हो जाता है आपदा के, बट ड्यूरिंग ए डिजास्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट ओनली लोकल यूथ कैन प्ले एंड लोकल कम्युनिटी कैन प्ले। चलिए, शुक्रिया प्रतिभा। और कोई अन्य सवाल? नमस्कार, मेरा नाम शिवानी शर्मा है। मैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से बीएड कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कल को जब हम टीचर बनेंगे तो हम एज अ टीचर कैसे प्रिपेयर्ड हो सकते हैं किसी भी आपदा के वक्त, और हम कैसे अपने बच्चों को भी प्रिपेयर करा सकते हैं स्कूल में? प्रोफेसर साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि अभी पूरे जो दोनों हमारे वक्ताओं ने कहा कि एक मूल रूप से गोल्डन आवर होता है और उस गोल्डन आवर में शिक्षण संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आप बच्चे, पहले आप आज पढ़ रहे हैं कि आपदाओं के बारे में, और जो सरकार की जो इनिशिएटिव्स हैं उसके कारण आप टेक्स्ट बुक में भी पढ़ रहे हैं और कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जब आप शिक्षक बनेंगे तो आपको फिर वो रोल रिवर्सल की बात होगी। आपको नए बच्चों को पढ़ाने की बात है, ज़रूरत है कि उनको कैसे समझाएं, और उसमें एक तो पहले बात होती है ज्ञान के बारे में, कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, लेकिन उसके बाद उनको करना क्या है। तो एज ए शिक्षक, जो आप एज ए टीचर, आपकी जो प्रथम भूमिका होगी कि कभी भी कोई इस तरह की आपदा हो तो उसमें वो बच्चे सुरक्षित हो, पहले इस पर जानकारी देनी है। तो दूसरी जानकारी होती है कि आपदाओं, और ये जानकारी जब देते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दें, ये नहीं कि एक एडहॉकिज्म के रूप में चले। तो इसलिए जो व्यवस्था हुई है स्कूल के और कॉलेजेस में, जो करिकुलम्स बने, बच्चों को पढ़ना है, उसको बहुत आत्मसात करना होगा। एज ए खास करके ये मान के चलें कि हमारा रोल यही है कि हमें इनको बचाना है, इनको नुकसान नहीं होने देना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जब मैं कहता हूँ आपदा प्रबंधन जो है, कंपैशन और लव, ये दो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द होता है। एज ए यूथ भी, एज ए शिक्षक भी और एज ए स्टूडेंट भी। आप पहले आप अपने को तो सुरक्षित रखें, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ कंपैशन एंड लव, जो दूसरे के लिए कैसे आप वो चीज़ को लाते हैं। तो ये कंपैशन एंड लव को अगर आप उसको गांठ मान के लें कि हमें एज ए शिक्षक हमें इस चीज़ को प्रोपोगेट करना है, बच्चों में बढ़ाना है। और जितने भी करिकुलम्स बने हैं, NIDM ने भी और NDA में मिल के एक करिकुलम बनाया जो यूनिवर्सिटीज़ में भी, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सारे विषयों में उसको लागू किया गया। महत्वपूर्ण ये है कि जो कंपैशन और लव जो है वो मूल मंत्र है। बच्चों को अगर आपदाओं के संदर्भ में कुछ करने की अगर बात देते हैं तो आपदाओं के पूर्व, आपदाओं के दौरान और आपदा के पश्चात वो करने में सक्षम हो सकेंगे। जी, ठीक है, शुक्रिया प्रोफेसर सर। और कोई सवाल? मेरा नाम अंजलि मिश्रा है, मैं आर्मी इंस्टीट्यूट से बीएड कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम कैसे इस कम्युनिटी के हिस्सा बन सकते हैं, हम क्या प्रोसेस है कि हम इस चीज़ का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आप संस्थाएं हैं, आपदा प्रबंधन राज्यों में भी है और केंद्र स्तर पे भी है। जो केंद्र स्तर पे है, हमारी संस्था है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग, जो क्षमता विकास, मूल रूप से प्रशिक्षण और एजुकेशन का काम कर रही है। NDA में है, नीतिगत कार्य कर रही हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपदा मित्र प्रोग्राम के बारे में बताया, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के बारे में बताया, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, जैसे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि 8,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स को स्ट्रेंथन करेंगे। तो जब जहाँ पे जोखिम है, जहाँ भी रिस्क है, अगर आप उस मोहल्ले में रहते हैं, आप उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें वहाँ पे आपने एक ठान लिया कि यहाँ के जोखिम को कम करना है,
क्योंकि आपकी जानकारी उस इलाके के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, हर परिवार में कौन बीमार है कौन स्वस्थ है उसकी भी जानकारी होती है। वो बाहर से कोई भी आएगा तो शायद उसके पास वो जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसको ठान लेते कि यहाँ के आगे के 2 वर्षों में मैं इस अपने मोहल्ले का, अपने इलाके का पूरी जो भी व्यवस्था है, जो भी वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे जोड़े, और हमारी जो मदद होगी आप सीधा हमें मेल लिख सकते हैं और हम आपको सहायता कर सकते हैं। तो इनिशिएटिव, जब डिमांड होगा तो सप्लाई भी होगा। अगर आप इसके डिमांड को करें कि नहीं, आपदा को जोखिम को न्यूनीकरण हमारा एक मूल मंत्र है, जैसे हम कहते हैं ना कि पोलियो का उन्मूलन हो, तो आपदा के जोखिम का भी उन्मूलन हो, ये हमारा डिमांड है। तो फिर संस्थाएं भी काम करेंगी, सहयोग भी मिलेगा, सारे काम होंगे। बिल्कुल। तो आज के इस खास अंक में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की, कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उसमें हम सभी की क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें किस तरीके से उसमें अपनी और भूमिका निभाते हुए नजर आना है। इसी बीच इस खास अंक में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपदा का सामना। ब्रेक से पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं। आपदा प्रबंधन हेतु निस्वार्थ सेवा को सम्मान सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त 2023 है। अधिक जानकारी और नामांकन भरने हेतु awards.gov.in पर या ndma.gov.in पर लॉगिन करें। भाइयों, भूकंप संभावित पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड के खतरे के बारे में आज हमें भूविज्ञानी बताएंगे। सबसे पहली बात, कच्चे पहाड़ों पर मकान न बनाएं। पहाड़ी क्षेत्र में भारी निर्माण मिट्टी की पकड़ को ढीला करता है। ऐसे में भूकंप आने पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इमारतों के निर्माण के समय भूकंप से बचाव संबंधी मापदंडों का ख्याल रखना चाहिए और मिट्टी की पकड़ मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। आपके हित में तत्पर NDMA। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें। SMS का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास अंक में। और सीधा सवाल लेते हैं अब कुणाल जी से। कुणाल जी, NDMA की तरफ से अभी हाल ही में एक ऐप भी लॉन्च की गई है और जैसे आपने अभी बात भी बताई थी कि आपदा मित्र ट्रेनिंग भी लगातार चलाई जा रही है, तो इसकी कैसे महत्वपूर्ण है, ये किस तरीके से भूमिका इससे निभाई जा रही है? भारत सरकार में प्रधानमंत्री महोदय के जो बताया इन्होंने कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये जो 10 सूत्री एजेंडा दिया है 2016 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय में, उसमें लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। और उनके नेतृत्व में और गाइडेंस में एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। भारत ऐसा देश होगा जहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। आपको अगर SMS मिल रहा है आजकल, लाइटनिंग की वार्निंग के बारे में सारे बच्चे सर हिला रहे हैं, सबको मिल रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ, तो ये उनके ही कारणों, उनके जो प्रयास हैं उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट अध्याय है। सो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें हम जो वहाँ पे जो इलाका है जहाँ पे कोई आपदा होने की संभावना है, हमारे देश में अर्ली वार्निंग की सिस्टम बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। बहुत अच्छी क्षमता है हमारे देश में, अच्छे देशों के बराबर है कि हम बता सकते हैं कि कौन सी आपदा होने वाली है। आपने साइक्लोन देखा, अभी तैयारी थी पूरी और एक भी जान नहीं गई। तो उसमें ज़रूरी है कि वो जो अर्ली वार्निंग है उसको लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। डिसमिनेशन बोलते हैं इसको। आपके पास अच्छी अर्ली वार्निंग है तो क्या इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर गांव के उस लास्ट माइल कनेक्टिविटी लास्ट बंदे तक ना पहुंच जाए। तो तरह तरह की आपदाओं में तरह तरह के टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि जो बोलते हैं कि कोई जान इस देश में नहीं जानी चाहिए। हर भारतीय साइक्लोन में करके दिखाया भारत सरकार ने और गुजरात सरकार ने साथ मिलकर और सारे संस्थानों के साथ मिलकर। तो ऐसा ज़रूरी है कि हर आपदा में कोई भी जान माल का नुकसान ना हो। बिल्कुल। इलिया जी, जिस तरीके से समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें और किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है?
मुझे लगता है जैसे कि संतोष जी ने भी बोला था कि बच्चों के लिए जो आगे जाके टीचर्स बनेंगे कि कैसे वो अंदर कंपैशन अपने अंदर रखें। तो ये करते हुए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनकी अलग क्षमताएं, अलग संवेदनशीलताएं होती हैं, तो उसको हम एक होमोजेनस ग्रुप मान के ना चलें। हम समझें कि उसमें उनकी क्या ज़रूरतें हो सकती हैं। जैसे कि कोई गर्भवती महिला है, अब खाना कहने के लिए होता है कि सभी को खाना है, मगर सबके खाने की नीड्स एक समान नहीं होती। जो शिशु हैं उनकी अलग होती है, जो बुजुर्ग हैं उनकी अलग होती है, जो गर्भवती या स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनकी न्यूट्रिशन नीड्स अलग होती हैं। तो उसको समझते हुए कैसे हम उनके साथ कार्य कर सकते हैं, कैसे योजनाएं बना सकते हैं ताकि हम एक अच्छा इंक्लूसिव जेंडर सेंसिटिव रिस्पॉन्स कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस बिंदु के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे हम एक समन्वय आपस में सरकार भागीदारी बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि सभी संस्थाएं जो ये करना चाहती हैं सबका उद्देश्य एक ही है कि कोई भी जान का नुकसान ना हो। माल का शायद फिर भी होता रहेगा, पर जान का नुकसान अगर बचाया जा सके तो ये एक उद्देश्य है सरकार का भी, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी, गैर सरकारी संस्थाओं का भी और हम सभी समुदाय वालों का भी। तो यदि हम भागीदारी के साथ एक साथ मिल के काम करते हैं तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। बिल्कुल इलिया जी। संतोष जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से कहीं भी आपदा आती है तो अभी तक के उसमें भारत के अंदर कहाँ पर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन का काम हमें देखने को मिला है जिसने आपदा का जो प्रभाव है, जो असर है, उसको कम किया हो? देखिए, अभी हाल ही में हम लोगों ने साइक्लोन फनी उड़ीसा का डॉक्यूमेंट किया, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन किया। गुजरात का अभी डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। गुजरात में भी जो साइक्लोन का, जिसमें क्षति बिल्कुल कम हुई, बिल्कुल नगण्य की क्षति है जान का, और माल की क्षति हो सकती लेकिन जान की क्षति लगभग नगण्य है, नहीं के बराबर। इसमें मूल रूप से जो 2001 में जैसे मैं देखा कि इनिशिएटिव्स हुए उस समय, 2000 अर्थक्वेक के समय जो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव हुए गुजरात के अर्थक्वेक के पश्चात, वो इतना कारगर हुआ, वहाँ कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशंस बने और कम्युनिटी के लोगों की क्षमता का विकास हुआ, उसका लाभ मिला। उसी तरह से साइक्लोन जब 99 साइक्लोन जब उड़ीसा में आया, उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इंगेजमेंट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स को काफ़ी मेहनत करके लोगों ने बढ़ाया। उसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका, एनजीओ की भूमिका बहुत अहम रही। तो मुझे लगता है कि मेरी बात ये हुई कि आपदा प्रबंधन की जब हम बात करें कम्युनिटी बेस पे, तो महिलाओं की विशेष भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी है रिस्क के जोखिम को कम करने और समझने में, उसका सही में इस्तेमाल हो सकेगा। ये कंपैशन और लव, जो कहते हैं कि मदर का जो कंपैशन होता है ना अपने बच्चों के लिए, उससे बढ़िया कंपैशन का डेफिनेशन कोई नहीं है। तो उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि पुरुष भी जुड़े और महिलाएं भी जुड़े। इस एक महायज्ञ है, तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे इस खास अंक में, और साथ ही बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना समय निकालकर यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। तो इसी के साथ आज के इस खास अंक में इतना ही। हमारे साथ बच्चे भी जुड़े और जिन्होंने जाना कि आपदा से कैसे निपटा जाए। तो बच्चों क्या बोलेंगे आपदा से निपटने के लिए? बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर। तो बिल्कुल बी स्मार्ट, बी प्रिपेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तैयारी हमें हमेशा रखनी चाहिए कि अगर कोई भी आपदा आती है तो उसे कैसे निपटा जाए। और इसी के साथ आपदा के सामना के इस खास अंक में मेरे साथ आज इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।